नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए एक निर्णय के बारे में। एक मामला चला था न्यायालय के अंदर और न्यायालय ने अंत में यह बात स्वीकार की है कि अगर अपने वैवाहिक घर में कोई महिला रहती है, यानी कि वह किसी की पत्नी है, किसी की बहू है और वह शादी के बाद अगर उसी के घर में रहती है, तो ऐसी स्थिति में भी पति के लिए यह ज़रूरी होगा कि वह महिला के लिए एक अमाउंट प्रोवाइड करे जो उसके लिए गुजारा भत्ता होगा। न्यायालय ने यह बात भी स्वीकार की है कि महिला के अपने कुछ खास खर्चे होते हैं जिन खर्चों के लिए महिला को पैसों की आवश्यकता होती है और पति की यह जिम्मेदारी है कि वह उन खर्चों के लिए, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ अमाउंट जरूर से दे। यह मामला अपने आप में बेहद खास है, महिलाओं से संबंधित है और सामाजिक मुद्दा है सभी के लिए। तो इस प्रकार के प्रश्न पहले भी हम लोगों ने देखा है कि एग्जामिनेशन में आते रहे हैं, पूछे गए हैं। तो पूरे मामले को बढ़िया समझेंगे कि दरअसल मामला है क्या, न्यायालय में क्या क्या बात पहुंची, क्या क्या स्थिति हुई जिस वजह से बॉम्बे हाई कोर्ट में हम देखते हैं कि इस प्रकार का एक जजमेंट सामने आया है। लेकिन सभी बातों को समझने से पहले ज़रूरी है कि आप लोग देख ले एक प्रश्न जो प्री में पूछा जा सकता है। यदि आप लोग को चीज़ें पहले ही पता है तो आंसर कमेंट कर दीजिए और साथ साथ मेंस के लिए अपने नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि महिलाओं संबंधित मामला है और महिलाओं की चर्चा, चाहे हम लोग एसए की बात करें या फिर हम लोग बात करें जीएस पेपर्स की या फिर उसके बाद में केस स्टडीज़ भी हम लोग देखते हैं, तो हर एक जगह पर आती ही है इनकी बात। तो चीज़ें तैयार रखेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि मामला क्या था। दरअसल मामला जो है यह शुरू होता है जून 2012 में। दो लोगों की शादी होती है। शादी के बाद वह सुखी सुखी अपना जीवन जीना शुरू करते हैं, लेकिन पारिवारिक जीवन जो था वह शांति नहीं थी उसके अंदर। सब चीज़ें संतुष्टि से जुड़ी हुई नहीं थी और किसी ना किसी बात पर कलह चल रही थी, दोनों में होती थी तू मैं। तो चीज़ें जब गड़बड़ाई तो धीरे धीरे देखते हैं कि कई वर्ष हो जाते हैं और नवंबर 2021 में कलह के कारण एक केस पहुंचता है मुंबई के एक सिविल कोर्ट के अंदर। अब जब मामला पहुंचा तो मामले में जो आधार बताया गया था वह यह बताया गया कि जी पारिवारिक स्थिति, हम लोग का जो संबंध है वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो पति ने सिविल न्यायालय के अंदर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को आधार बना करके क्रूरता का मामला प्रस्तुत किया और कहा कि जी जो वाइफ है मेरी वह क्रूरता करती है, घर के अंदर मेरे साथ गलत व्यवहार करती है, इस स्थिति में ज़रूरी है कि हम लोग अब अलग अलग हो जाएं, तलाक दे दीजिए आप। ठीक है, और ये अर्जी स्वीकार की है। तो क्या हुआ कि सिविल न्यायालय में जब मामला पहुंचने के बाद में हर एक चीज़ वहां पर चली। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात प्रस्तुत की, अपने पारिवारिक जीवन को वहां प्रस्तुत किया, बताया कि साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। तो जिस प्रकार पति ने कहा था, क्रूरता का मामला प्रस्तुत किया था और कहा था कि क्रूरता के आधार पर आप मुझे तलाक दे दीजिए, इस महिला से अलग कर दीजिए, ठीक उसी समय क्या हुआ कि महिला ने भी न्यायालय में एक अर्जी लगा दी। जहां पुरुष ने कहा कि जी मुझे अलग रहना है, तलाक दे दो, महिला ने कहा कि मैं अलग रह लूंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे चाहिए होगा मेरे लिए एक रख रखाव भत्ता। जरूरी है कि भाई जो मेरी आवश्यकताएं हैं, जो मेरी ज़रूरतें हैं, उनकी पूर्ति के लिए मुझे एक अमाउंट चाहिए होगा। न्यायालय ने देखा कि ये बातचीत तो बिल्कुल ठीक है, अब आपको जो यह गुजारा भत्ता मिलना चाहिए वह आपकी आवश्यकता है और ज़रूर मिलेगा। तो इस स्थिति में न्यायालय ने एक चीज़ नोटिस की कि जो हस्बैंड है ना वो एक अच्छा खासा इंजीनियर है। तो न्यायालय ने सब चीज़ों को नोटिस किया, वाइफ ने ही बताया, जो महिला होती है परिवार में सबको पता होता है कि पति क्या करता है, क्या नहीं करता, क्या काम है, कितना कमाता है, वगैरह वगैरह। तो हस्बैंड जो है वह इंजीनियर है और न्यायालय ने यह माना कि महीने की इनकम लगभग 1,30,000 रुपये है। लेकिन जो वाइफ है वह MBA पढ़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद कोई परमानेंट जॉब नहीं है उसके पास में, पर फ्रीलांसिंग से फिर भी लगभग 10 से 15,000 रुपये महीना वह भी कमा लेती है। ठीक, अब क्या हुआ कि न्यायालय ने चीज़ों को देखा, जाना समझा, तो न्यायालय ने महिला का भी पक्ष लिया और पुरुष का भी पक्ष लिया। पुरुष को तलाक चाहिए था, पुरुष ने तलाक ले लिया, न्यायालय ने सहमति दर्ज की, अलग अलग कर दिया। महिला को चाहिए था गुजारा भत्ता, तो महिला को गुजारा भत्ता भी मिला। महिला को मिले 25,000 रुपये टोटल। 15,000 रुपये महिला को अपने खर्चे के लिए मासिक रूप पे दिए जाएंगे। वहीं 10,000 रुपये जो यह महिला है, इसका एक पुत्र भी है, तो पुत्र के लिए दिए जाएंगे। टोटल 25,000 रुपये न्यायालय ने अनाउंस किया कि ठीक है, पुरुष अपनी सैलरी में से देगा और ज़रूर देना है। यह चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, डाइवोर्स हो जाता है, दोनों अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके बाद जो कहानी थी, कहानी में एक खास मोड़ आता है। वह मोड़ यह है कि महिला जिस समय विवाह हुआ था तो उस समय यह लोग एक
कॉमन फ्लैट में रहा करते थे, दोनों लोग वहीं थे, साथ साथ अपने परिवार से सब चीज़ें चल रही थी। जब इनके में चीज़ें गड़बड़ाई और न्यायालय ने तलाक दिया तो उन्होंने महिला को फिर घर छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन महिला ने इनका घर नहीं छोड़ा, तो चीज़ें गड़बड़ हो रही थी। तो इसी वजह से जो पुरुष था वह अपनी माँ को लेकर के घर से अलग हो गया। वह एक किराए के मकान में रह रहा है और जो मकान पति ने खुद लिया था वह मकान महिला के लिए छोड़ दिया और महीने की लगभग 60,000 रुपये की EMI वह हर महीने सिर्फ उस फ्लैट की ही भर रहा है। अब इसी वजह से क्या हुआ कि पति ने जो गुजारा भत्ते की बातचीत थी उसको पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया, लेकिन महिला ने फिर भी डिमांड किया कि जी न्यायालय ने कहा है 25,000 रुपये आप दोगे। पति कह रहा मैं क्यों दूं, जिस घर में रह रहे हो वो घर भी तो मेरा ही खरीदा हुआ है और 25,000 रुपये न्यायालय ने कहा है, लेकिन 60,000 रुपये तो मैं उस घर की EMI भरता हूं जिस पे आप कब्जा किए बैठे हो। वह घर मेरा है लेकिन रह तो आप लोग ही रहे हो, मेरे को तो कोई लाभ नहीं मिल रहा, मैं तो किराए पर रह रहा हूं। तो जब इनके बीच में विवाद उठा तो विवाद के बाद में फिर न्यायालय में पुरुष ने एक याचिका लगाई। पुरुष ने याचिका लगाते हुए यह बात वहां पर प्रस्तुत की कि मेरी बात आप सुनिए और माय लॉर्ड बात सुनते हुए आप स्थिति को यह समझिए कि मैं ऑलरेडी जब 60,000 रुपये दे रहा हूं किस चीज़ के लिए, महिला के रहने के लिए, तो मैं उसके बावजूद 25,000 रुपये क्यों दूं? अगर मुझे देना है तो मैं सिर्फ 25,000 दूंगा, लेकिन महिला को घर छोड़ना पड़ेगा, मेरे घर से बाहर निकले, कहीं भी जहां उचित लगता है वहां पे वह रहे, कोई परेशानी नहीं है और ये खुद भी कमाती है। तो इस स्थिति में जब मैं 60,000 दूंगा मेरे लिए 25,000 अधिक बेहतर है, मैं देना पसंद करूंगा, पर यह स्थिति हो कि मुझे मेरा घर मिल जाए रहने के लिए। तो न्यायालय में याचिका लगी और न्यायालय ने फिर पूरे पक्ष पे सुनवाई की, पूरे मामले को देखा जाना समझा, लेकिन न्यायालय और सभी को पता है कि महिलाओं के पक्ष में बहुत अधिक जजमेंट आते हैं, झुकाव हमें दिखता है। यहाँ पर भी वही स्थिति हुई। अब जब पूरा मामला सुना, याचिका को देखा जाना समझा, तो फिर जो यहाँ पर हमारे न्यायाधीश महोदय थे वह अपने फैसले पर अडिग रहे और न्यायाधीश महोदय ने यह कहा कि देखिए आप चाहे किसी भी स्थिति में हो और आपके ही घर में महिला रह रही हो, लेकिन तलाक हुआ है तो गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब आप वैवाहिक घर में रह रही है महिला तो उसके बाद आप गुजारा भत्ता देने से इनकार कर देंगे। ठीक है 60,000 रुपये दे रहे हो EMI वो बात अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी 25,000 रुपये देने ही पड़ेंगे, यह न्यायालय का आदेश है। यह स्थिति यहाँ पर हुई और अंत में फिर एक बार जो पुरुष था वह पुरुष निराश होकर के अपने घर पे वापस आ गया और वह अभी भी किराए के घर में रह रहा है अपनी माँ के साथ, जबकि जिस घर की EMI वह भर रहा है उस घर में महिला अपने बच्चे को लेकर के रह रही है। ठीक है, बच्चा हालांकि दोनों का ही है, लेकिन उसके बावजूद जब उसके पक्ष में आया है उसको अपने साथ में रखना है, पर फिर भी पुरुष उस स्थिति से बाहर है और अलग है। मामला क्लियर हुआ सभी को? तो यह पूरा का पूरा मामला था, इस प्रकार से पूरी घटना हुई और घटना के बाद में हम देखते हैं कि किस प्रकार की स्थिति बनी है। अब जनरली क्या है कि बहुत सारे लोगों के मन में यह भी प्रश्न रहता है कि अगर डिवोर्स हो जाए या पति पत्नी किसी कारण से अलग हो जाए तो गुजारा भत्ते की स्थिति क्या होगी। अब यहाँ तो 25,000 रुपये है, पर बहुत सारी जगह हम देखते हैं कि डिवोर्स होता है और पति 25,000 भी नहीं कमा रहा होता, क्या स्थिति हो उसके लिए। तो जर्नली अब तक कुछ मामलों में ना ऐसा कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया है कि क्या अमाउंट होना चाहिए, बट फिर भी कुछ फैसले ऐसे रहे जहां पर यह हुआ कि जो पुरुष की कुल सैलरी होगी उस सैलरी का लगभग 25% तक एज अ गुजारा भत्ता आप अलॉट कर सकते हैं। महिला के लिए, बच्चे के लिए इतना किया जा सकता है, बट ये जो है स्थिति है डिफर भी कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि 25% ही हो, 30-35% जो भी न्यायालय ठीक समझता है स्थिति के अनुरूप वह वहाँ पर अलॉट कर सकता है, निर्देश दे सकता है कि पुरुष को यही चीज़ें करनी होगी। यहाँ पर न्यायालय ने एक खास बात और क्लियर की कि देखिए जब कभी भी किसी पुरुष को यह कहा जाता है कि वह महिला को गुजारा भत्ता देगा तो गुजारा भत्ते के लिए जो भी यह पूरा निर्णय होता है इसका अर्थ यह नहीं है कि पुरुष को कोई सजा देनी है। हम पुरुष को सजा नहीं देना चाहते, बस हम यह स्थिति सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जब एक वैवाहिक जोड़ा टूट रहा है तो ऐसी स्थिति में कोई एक दुर्गति में ना चला जाए, किसी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब ना हो जाए, कोई जाकर के गरीबी के तहत ना गिर पड़े। यह सभी चीज़ें सुनिश्चित करना ज़रूरी है। इसलिए जो एक पक्ष मजबूत होता है उस एक पक्ष से हम लोग दूसरे पक्ष के लिए थोड़ा सा सुनिश्चित करते हैं कि उसको कुछ लाभ मिल सके और वह अपनी स्थिति उचित रूप से व्यवस्थित कर सके। यह पूरा मामला आता है तो गरीबी से बचाना ही उद्देश्य माना गया है, लेकिन गुजारा भत्ते के लिए न्यायालय खुद ये बात देखता है और हम कहीं भी नियम कानून देखते हैं तो पता लगता है कि गुजारा भत्ता निर्धारित करने के लिए अभी तक देश में कोई भी प्रॉपर फॉर्मूला निर्धारित नहीं है कि पुरुष की इनकम का कितना प्रतिशत महिला के हिस्से में जाएगा। ठीक है, बस स्थितियों के अनुरूप, मामलों के अनुरूप, व्यवस्था के अनुरूप चीज़ों को नोटिस किया जाता है, फिर एक अमाउंट अनाउंस कर दिया जाता है कि इतना देना होगा, बात खत्म।
लेकिन एक प्रश्न यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या हमारे देश में ऐसा कोई कानून है जो महिला के लिए या पुरुष के लिए या बच्चों के लिए गुजारा भत्ता देने की व्यवस्था की एक अनिवार्यता सुनिश्चित करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि जी हाँ, बिल्कुल यह है। हमारे देश में कुछ कानून हैं हमारे देश में जो सीधा सीधा गुजारा भत्ते की बात करते हैं। जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955, इसमें साफ साफ कहा गया है कि एक पति और एक पत्नी अपने जो भी उनका जीवन साथी था उसके साथ में जब कभी भी डिवोर्स हो जाता है तो उस स्थिति में वह दूसरे पक्ष से गुजारे भत्ते की मांग कर सकते हैं। एक खास बात यहां पर देखने में यह भी है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा महिला ही गुजारा भत्ते की मांग करेगी। यदि पुरुष भी किसी स्थिति में पीड़ित होता है और उसके पास आय का कोई साधन नहीं होता, आजीविका का साधन नहीं बचता, उस स्थिति में एक पुरुष भी महिला से गुजारा भत्ते की मांग कर सकता है। यह यहाँ पर प्रॉपरली मेंशन्ड है ऑलरेडी। तो किस प्रकार से स्थिति होगी? जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है उसकी धारा 24 जो है उसमें साफ साफ कहा गया है कि पति या पत्नी के पास अगर अपना गुजारा करने के लिए कोई स्रोत नहीं है, सैलरी नहीं था उसके पास में आती, ना ही कोई कमाता, कोई भी धन का स्रोत नहीं है, तो उस स्थिति में एक अंतरिम गुजारा भत्ते की मांग वह कर सकता है, जो एक प्रकार से इस पूरी प्रक्रिया को सुनिश्चित करेगा, उसके जीवन के लिए लाभ सुनिश्चित करेगा। साथ साथ जब कभी भी वह यह प्रक्रिया करता है, यानी कि आपने न्यायालय में याचिका लगाई कि मुझे गुजारा भत्ता दिलवा दीजिए, तो गुजारा भत्ते मांगने की प्रक्रिया के अंदर जो भी खर्चा आएगा वह खर्चा भी दूसरे पक्ष को ही उठाना पड़ेगा। यह यहाँ पर उल्लिखित है इसकी धारा 24 में। यह तो बात हुई मुख्य रूप से अंतरिम गुजारा भत्ता की। इसके अलावा हम दूसरी स्थिति देखते हैं कि स्थायी गुजारा भत्ता भी होता है। जनरली अंतरिम गुजारा भत्ता जो होता है, जब कभी भी तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा होता है उस दौरान एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है। जब दोनों पक्ष अलग अलग रहते हैं तो वह अंतरिम गुजारा भत्ता कहलाता है। इस दौरान जो भी चीज़ होगी वह पुरुष को करनी होगी। हालांकि यदि महिला का खर्च नहीं चलता या जो दूसरा पक्ष पुरुष भी हो सकता है उसका खर्च नहीं चलता, तो ऐसी स्थिति में वह मांग कर सकता है कि अमाउंट को स्थायी कर दिया जाए मेरे लिए, ताकि चीज़ें ना गड़बड़ें। और जो स्थायी भत्ता होता है तो उस स्थिति में यही होता है कि परमानेंट अमाउंट फिक्स है, आपको हर महीने मिलना ही मिलना। तो इसकी धारा 24 जो है यह अंतरिम गुजारा भत्ता संबंधित है, लेकिन जो धारा 25 है यह स्थायी गुजारा भत्ता से संबंधित है। ठीक है, यह पहला कानून हुआ जो गुजारा भत्ते की बात करता है हमारे देश में। दूसरा कानून है सीआरपीसी। अब तो बदल दिया गया है, ठीक है, लेकिन उस सब के बावजूद अभी भी हम लोग पुरानी ही व्यवस्था में चल रहे हैं, नई चीज़ें भी सेटल होने में थोड़ा समय लगेगा। तो सीआरपीसी के अंदर उल्लेख किया हुआ है धारा 125 के अंदर। यहाँ पर भी साफ साफ बात कही गई है कि अगर कोई पत्नी है, कोई बच्चा है या फिर माता पिता है, तीनों के लिए सारी व्यवस्था है कि अगर यह तीनों प्राणी जो भी हैं अगर अपने जीवन का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है, यह अपनी आजीविका नहीं अर्जित कर सकते, उस स्थिति में यह लोग गुजारा भत्ते की मांग कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, और न्यायालय बिल्कुल इनके साथ खड़ा हुआ है। तो यह दूसरा कानून हुआ जो गुजारा भत्ते की बात करता है। वहीं तीसरा कानून घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 भी है। इसमें भी महिला अपने लिए और अपने बच्चों के लिए गुजारा भत्ते की मांग कर सकती है। तो यह तीसरी मजबूत स्थिति हो गई। हालांकि जब कभी भी कहीं से भी हम देखते हैं गुजारे भत्ते की बात होगी तो दो रूपों में होती है, एक अंतरिम और एक स्थायी गुजारा भत्ता। वहीं दूसरी बात आप लोग को यह भी पता होनी चाहिए कि हर एक व्यक्ति के लिए जो गुजारा भत्ता की स्थिति है वह अलग अलग है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर पक्षों को समझे तो हमें पक्ष में देखने को मिलता है कि अगर एक तो यहाँ पर हस्बैंड होगा या फिर हस्बैंड के साइड में वाइफ होगी। अब बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हस्बैंड की बात क्यों कर रहे हैं हम लोग। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर पुरुष अपने आप में सक्षम हो, कमाता हो। बहुत स्थिति ऐसी भी होती है कि पुरुष शारीरिक रूप से ठीक नहीं होते या विवाह ठीक होता है, बाद में कोई दुर्घटना हो जाती है, जब मामला गड़बड़ा जाता है, मानसिक रूप से ठीक ना होना। तो यह सभी स्थितियाँ जो हैं वह पुरुष के लिए भी महिला की ओर से गुजारे भत्ते की मांग प्रस्तुत कर सकती हैं। तो पहला पक्ष हुआ हस्बैंड या वाइफ। दूसरा पक्ष हम लोग देखते हैं कि आपके कोई डॉटर हो सकती है या फिर कोई पुत्र हो सकता है, ठीक है, मतलब पुत्री हो गई या पुत्र हो गया। इसके अलावा माता पिता भी हो गए, ठीक है, यह स्थिति होती है। तो ये तीन पक्ष होते हैं अलग अलग, जो अपनी स्थितियों में जब यह किसी भी प्रकार से आजीविका नहीं अर्जित कर सकते तब यह गुजारा भत्ते की मांग कर सकते हैं। लेकिन सबके लिए मामला अलग अलग है। देखिए, हस्बैंड और वाइफ के लिए जो स्थितियां हैं वह होती हैं मैरिज तक, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपकी शादी हो गई, उस स्थिति में आपने बाद में फिर डिवोर्स लिया। अब डिवोर्स लेने के बाद आप अलग अलग हो गए, लेकिन किसी एक पक्ष के ऊपर होगा कि जिम्मेदारी आएगी गुजारा भत्ता देने की। तो दो स्थिति तक चलेगी। या तो आपका जो संबंधित पक्ष है, मान लीजिए किसी महिला ने गुजारे भत्ते की मांग की। अब गुजारे भत्ते की मांग करने के बाद में उसको पैसा मिल रहा है, लेकिन कब तक?
तो पहली स्थिति यह है कि महिला बाद में दोबारा शादी ना करे और जिंदगी ऐसी बताती रहे, तो उसको अपनी मृत्यु तक यह गुजारा भत्ता मिलता रहेगा। या दूसरी स्थिति यह है कि अगर उसने किसी और पुरुष से शादी कर ली तो यह गुजारा भत्ता मिलना फिर बंद हो जाएगा, उस स्थिति में नहीं मिलेगा। तो यह स्थिति हो गई महिला की या पुरुष की, या तो आपकी मृत्यु हो जाए या फिर आप किसी और शादी कर लें तो गुजारा भत्ता समाप्त हो जाएगा। वहीं पुरुष और महिला के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए कानून जो है वह अलग है। जैसे कि अगर कोई लड़का है, अभी छोटा है, 4-5 साल का, 10 साल का है, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, बाकी और अन्य आवश्यक वस्तुएं। तो पुरुष के लिए यह माना जाता है कि जब लड़का 18 वर्ष का हो जाएगा या उससे प्लस हो जाएगा, यानी कि वयस्क होने की स्थिति तक वह गुजारा भत्ता ले सकता है। वहीं जो लड़की है, लड़की के लिए स्थिति यह है कि वह जब तक शादी नहीं कर लेती तब तक उसको गुजारा भत्ता मिलेगा ही मिलेगा। और माता पिता के लिए है कि भाई लाइफ टाइम स्थिति है कि जब ये नहीं कमा सकते, अभी इनका शरीर काम नहीं करता, बुजुर्ग हो गए हैं, तो आपको इनके देखभाल करनी ही होगी, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। तो हर एक स्थिति में कुछ और बंदिशें भी हैं, कुछ और प्रावधान हैं जिनके अनुरूप गुजारा भत्ता मिलता है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अगर बेटा है या बेटी है और वह वयस्क हो जाता है, अडल्ट हो जाता है तो बंद हो जाएगा, बट ऐसा प्रॉपर क्लियरिटी के लिए आपको समझ लेना है कि अगर आपका लड़का है, बेटा है, तो अगर वह 18 वर्ष का हो जाएगा तब गुजारा भत्ते की स्थिति समाप्त होगी। लेकिन महिला जो आपकी लड़की है उसकी स्थिति में ऐसा नहीं होगा। लड़की का जब तक विवाह नहीं हो जाएगा तब तक गुजारा भत्ता उसको देते ही रहना पड़ता है। इतना मामला क्लियर है। तो यह पूरी व्यवस्था हमारे देश में गुजारे भत्ते से संबंधित है। जब कभी भी कुछ भी होता है तो यही पूरी सिचुएशन रहती है और इन्हीं प्रावधानों के अनुरूप सारा मामला चलता है। एक प्रश्न जो शुरुआत में दिखाया था, अब आप इसका आंसर देने में सक्षम है, अब कोई परेशानी नहीं होगी, तो जल्दी से आंसर अब आप लोग इसका कमेंट कर सकते हैं। और वहीं मेंस के लिए नोट्स भी ज़रूर बना लीजिएगा। आप लोग का क्या कहना है इस पूरे मेंटेनेंस सिस्टम पे, भारतीय व्यवस्था के अंदर जो कानून है वह क्या कहते हैं, क्या सुधार होने चाहिए, क्या क्या बदलाव होने चाहिए, यह सभी चीज़ें आप लोग अपने अनुरूप देख जान समझ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हाँ, बाकी वीडियो को बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर करना है, बातें खास लगी हैं तो, और सेशन को लाइक के बिना नहीं जाना है। वहीं आपको आंसर भी चाहिए होगा तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि आपका आंसर सही रहा होगा। अगली वीडियो में हम लोग फिर मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।